सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम फिर अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट क्लासेस के माध्यम से आपसे रूबरू हुए हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम कक्षा 12 और कक्षा 11 का भूगोल विषय की क्लासेस कंटिन्यू यहाँ डालेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज कक्षा 12 की पुस्तक मानव भूगोल का पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र लेकर आए हैं। उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में उन क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी भूगोल क्या है, उसके बारे में हमने बताया। भूगोल भूतल का अध्ययन है, भूतल में किस किस 4-5 चीज़ों को शामिल किया जाता है उसका हमने अध्ययन किया। फिर हमने पिछली वीडियो में ये भी दिया कि भूगोल का अध्ययन किन दृष्टिकोणों के माध्यम से किया जाता है। तो हमने कहा भी क्रमबद्ध तरीके थे, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच से और रीजनल अप्रोच से भी, यानी कि प्रादेशिक तरीके से भी इसका अध्ययन किया जाता है। फिर हमने इस बात की भी चर्चा की कि भूगोल जो है और उसको किन किन शाखाओं में विभाजित किया है। तो हमने कहा 2 शाखाओं में विभाजित किया है, एक तो था भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आज हम चर्चा कर रहे हैं मानव भूगोल की। देखिए, भूगोल में किसी भी घटना, अगर कोई भी घटना अपने इस पृथ्वी पर हो रही है तो समय एवं स्थान के संदर्भ में जो अपने भौगोलिक ढंग से उसका अध्ययन करते हैं वो भूगोल के अंतर्गत शामिल होता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए हम जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव का घर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मानव को किसने पोषित किया है? पृथ्वी ने, यानी कि धरातल ने मानव को पोषित किया है। इसलिए हम भूगोल को क्या समझते हैं, यानी कि पृथ्वी को मानव का घर समझते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत है हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। तो जैसे भौतिक पर्यावरण है और मानवीय पर्यावरण, यानी कि सांस्कृतिक पर्यावरण की क्रिया एवं प्रतिक्रिया, आपसी क्रिया एवं प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, यानी कि जो हम देख रहे हैं पृथ्वी, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो पर्यावरण, एवं सांस्कृतिक, यानी कि मानव ने जो अर्जित किया है, मानव ने अपने तकनीकी विकास के माध्यम से जो भी परिवर्तन इस पृथ्वी पर किए हैं वो सांस्कृतिक पर्यावरण के दोनों के संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण यानी कि क्षेत्रीय प्रादेशिक वितरण तथा संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन
मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। हम साधारण भाषा में कहें तो भूस्थल पर मानवीय लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि भूसतल पर मानवीय लक्षणों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से लक्षण हैं, एग्जाम्पल रहे तो कृषि, खनन, उद्योग, कृषि, खनन, उद्योग, रेलें, गांव, शहर, पुल, नहरें आदि। यानी कि हमारे आसपास जो भी मानव निर्मित भूदृश्य आपको दिखाई दे रहा है उस सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। क्योंकि मानव निर्मित भूदृश्य है, यानी कि मानव ने जो अपने तकनीकी विकास से के माध्यम से जितना भी परिवर्तन किया उसको क्या कहते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं। जैसे कृषि, आपको प्रकृति ने क्या प्रदान किया? ये परिभाषा क्या कह रही है? भौतिक पर्यावरण। प्रकृति ने आपको एक उपजाऊ मृदा प्रदान की, तभी तो आप उस पर बुआई करके उस पर पौधों बीजों का बीजारोपण करते हैं, उसके बाद फसल की कटाई करते हैं, तो तभी तो वो कृषि कहलाती है। अगर पृथ्वी ने हमें वो धरातल व मृदा प्रदान नहीं की होती तो हम कृषि कहाँ से करते? यही तो संबंध है प्रकृति और मानव का, यही मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। खनन है, उद्योग है, हमें उद्योग कच्चा माल कहाँ से मिलता है? धरातल से मिलता है। तो उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं, रेल हम बना रहे हैं अपने विकास के हिसाब से, अपने तकनीकी विकास के हिसाब से हमने रेलें बनाई है, लेकिन जो माल हमें कच्चा माल है, जो उसकी आवश्यक सामग्री है, वो हमें धरातल से मिली है, पृथ्वी से मिली है। हमने अपने तकनीकी विकास से गांव बसाए, गांव की सभ्यता विकसित हुई। इसी प्रकार हमने शहर बसाए, शहर की सभ्यता विकसित हुई। तो ये मानव का धीरे धीरे तकनीकी विकास जो बढ़ता गया, उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य करते हुए जो भी मानव निर्मित भूदृश्य बनाए उन सबको मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। हम ये मानव भूगोल की बात कर रहे थे। जैसे जैसे अब हम बात करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल का विकास कब हुआ? तो मानव भूगोल का विकास कौन सी सदी से माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। 1 नंबर का, क्योंकि ये जो पहला लेसन है मानव भूगोल प्रकृति है विषय क्षेत्र, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1 नंबर का ये भी आ सकता है। मानव भूगोल का विकास कौन सी शताब्दी से माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी से। ठीक है, 18वीं शताब्दी से जैसे जर्मन भूगोलवेता थे हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, ठीक है, इन्होंने क्या है मानव भूगोल के विकास की शुरुआत की थी, वहीं से मानव भूगोल का विकास माना जाता है। अब हम इस पे समय के साथ साथ इस पे चर्चा करने के बाद मानव भूगोल की परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मानव भूगोल के अनेक भूगोलवेताओं ने अलग अलग परिभाषा से इसको परिभाषित किया है, उसकी हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, जो अपने पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम एक एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। जैसे मानव भूगोल हम बात करते हैं, एक विद्वान थे रेटजेल, इनका पूरा नाम था इन्हें मानव भूगोल के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन यह बन सकता है मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। कहाँ के विद्वान है ये है जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता। इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी।
इन्हीं की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है पीछे। रेडजल की एक पुस्तक का नाम बताओ, एंथ्रोपोजोग्राफी। या एंथ्रोपोजोग्राफी की रचयिता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल किसके जनक है? मानव भूगोल के जनक है। और ये कौन से देश के भूगोलवेत्ता हैं? जर्मन के। इन्होंने एक परिभाषा दी थी मानव भूगोल की, उस परिभाषा को हम यहाँ लिखते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। हम बात कर रहे थे मानव भूगोल की, यानी कि हमारे चारों ओर जो भी हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, जो मानव द्वारा निर्मित है, वो सारा सारा उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यही बात हमें फ्रेडरिक रेडजेल बता रहे हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? संश्लेषित अध्ययन। यानी कि मानव समाज, हम जो मानव इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, और धरातल जो हमें पृथ्वी द्वारा, प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त वस्तुएं हैं, उसका हम अपने तकनीकी विज्ञान के माध्यम से हम उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल। यानी कि मानव भूगोल में केवल मानव का अध्ययन नहीं किया जाता और ना केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, दोनों का आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ये बात कह रहे हैं फ्रेडरिक रेडजेल। ये परिभाषा याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये परिभाषा आ सकती है, या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन भी, फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो वो अपने को ये परिभाषा लिखनी होगी। दूसरा हमारा एक विद्वान आता है, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, ये जर्मनी आई थी भौगोलिक अध्ययन के लिए। फ्रेडरिक रेडजेल के अंडर में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया था। ये मेन तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता, चर्चिल सैंपल अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी भूगोलवेत्ता है। फ्रेडरिक रेडजेल नियतिवाद यानी कि निश्चयवाद विचारधारा के संपादक है, समर्थक हैं, और ये सैंपल जो इनकी शिष्य होगी, तो ये भी निश्चयवाद या नीतिवादी विचारधारा की समर्थक है। इन्होंने एक परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा को अपने को याद करना है। मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। चर्चित सैंपल क्या कहती है? मानव भूगोल चंचल मानव, यानी कि जो मानव है वो स्थायी या स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि अपने जैसे जैसे उसने खुद का विकास किया, जैसे जैसे उसने अपना मानसिक विकास किया, अपना बौद्धिक विकास किया, वैसे वैसे उसने क्या है, उसमें
वह परिवर्तनशील रहा है, उसमें परिवर्तितता आती रही है, उसने नई नई चीज़ों की खोज की है, उसने नई नई चीज़ें बनाई है, नए नए आयाम स्थापित किए हैं। तो यह क्या है, चंचल है मानव। दूसरा ये कहती है भी अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी है वो स्थायी नहीं है, वो निरंतर गतिशील भी है और निरंतर परिवर्तनशील भी है। अपने कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी को फॉलो करते हुए भी अस्थायी पृथ्वी, जहाँ आज आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं वहाँ कभी समतल मैदान था, जहाँ आपको समुद्र दिखाई दे रहा है वहाँ कभी पहले धरातलीय भाग था, इसलिए अस्थायी पृथ्वी। इसलिए इस टर्म का यूज किया गया है कि पारस्परिक परिवर्तनशील आपस के, पारस्परिक मतलब एक दूसरे के आपस के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। ये की बात कही थी एलन चर्चिल समतुल ने भी, मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एग्जाम में पहले लेसन में से 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये होती है, या एक क्वेश्चन ज़्यादातर परिभाषाओं से संबंधित आता है, एक क्वेश्चन इनकी पुस्तक से संबंधित आ जाता है, एक क्वेश्चन इसके विषय संदर्भ से संबंधित आ सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें याद रखनी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसमें ध्यान में रखना है। हम तीसरी बात करेंगे, एक विद्वान और है विडाल डी लाब्लांस, इसको मैं बिठा देता हूँ। विडाल डी लाब्लांस, ये इसी का नाम है, कहेंगे इतना लंबा। ये भूगोलवेत्ता है फ्रांसीसी, यानी कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं ये संभववाद के प्रवर्तक हैं। हम बात करेंगे आगे निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद क्या है, इसके क्या प्रवर्तक है। संभववाद के प्रवर्तक का मतलब ये है भी इन्होंने प्रकृति को दास माना और मानव को उसका स्वामी माना। इन्होंने कहा कि जैसे समुद्र है, अगर प्रकृति इतनी शक्तिशाली होती तो मानव उसके अंदर डूब जाता है, लेकिन मानव ने एक ऐसे यान बना लिए, यानी कि एक ऐसे जहाज बना लिए जो इस पानी में, जो समुद्र के पानी में तैर रहे हैं। यानी कि मानव शक्तिशाली है तभी तो उसने उस पर तैरना सीखा है, मानव शक्तिशाली है तभी तो उसने हवा में उड़ना सीखा है वायुयान के माध्यम से। इसलिए इन्होंने मानव को प्रभावी माना है, बल्कि सक्रिय माना है, और उस प्रकृति को निष्क्रिय माना है। इसलिए इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी, इनकी परिभाषा करते हैं, ये भी अपने से पूछ सकते हैं एग्जाम में, विडाल डी लाब्लांस द्वारा जो परिभाषा है वो क्या दी गई थी। इन्होंने कहा था मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। यानी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों, यानी कि जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के
पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। यह बात कही थी विडाल डी लाप्लास। कहाँ के हैं? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। किसके प्रवर्तक है? संभववाद विचारधारा के। इन्होंने कहा था मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। सारी बातें वहीं जाके आ रही है कि मानव के जो क्रियाकलाप है और जो भौतिक क्रिया पर्यावरण है उसका जो पारस्परिक संबंध है उसी को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। तो यह बात अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। एक विद्वान डिकेन और पिट्स भी आते हैं, उनको भी अपने देख लेते हैं। मानव, इन्होंने कहा था मानव भूगोल के अंदर मानवीय कार्यों को समाविष्ट किया गया है। क्वेश्चन एक बार पीछे आ भी गया था, ऐसे आ भी सकता है। डिकेन एवं पिट्स मानव भूगोल में किसको शामिल करते हैं? मानवीय क्रियाकलापों को, मानवीय कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल में मानवीय कार्यों को समाविष्ट किया गया। तो हमने ये चार परिभाषाएं की है। इसका क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है। डिकेन पिट्स के अनुसार मानव भूगोल में किसको शामिल किया गया है? एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हमने चारों परिभाषाएं रेटजेल की। रेटजेल मानव भूगोल के जनक यानी कि मानव भूगोल के जन्मदाता है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनको कहा जाता है। इन्होंने निश्चयवाद या नीतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक इनको माना जाता है, क्योंकि डिटर्मिनिज्म विचारधारा के फाउंडर भी है ये। और दूसरे जो आते हैं एलन चर्चिल सैम्पुल, अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, रेटजेल की शिष्या रही थी, इन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है। तीसरा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास, ये संभववाद के प्रवर्तक हैं, इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है मानव भूगोल की। चौथा आपके पुस्तक के हिसाब से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिकेन एंड पिट्स ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी है। हम यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, सिलेबस से बाहर जाने का हम एक कतई प्रयास नहीं करेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अब हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की, हमने परिभाषा कर ली, मानव भूगोल का हमने अर्थ कर लिया। हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? देखो, एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है जीन ब्रूंस। जीन ब्रूंस ने कहा था जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, जिस प्रकार भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध जीवों से है, मानवाचार विज्ञान का संबंध मानव से है और इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है, यानी कि प्लेस। हम भूगोल में अध्ययन करते हैं भूतल का, हम भूगोल में अध्ययन करते हैं पृथ्वी का, हम भूगोल में अध्ययन करते हैं पृथ्वी के ऊपर जो भी भौतिक पर्यावरण है, जो भी भौतिक कारक प्रभावी रहते हैं या उनसे जो भी बनने वाली क्रिया आकृति है उनका अध्ययन करते हैं। तो वो क्या है? किस पे हो रहा है? प्लेस पे, यानी कि स्थान पे हो रहा है। तो स्थान किसका है? भूगोल का केंद्र बिंदु है। इसी प्रकार हम बात करें मानव भूगोल की, तो
तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि मानव भूगोल में मानव भूगोल की प्रकृति केंद्र बिंदु किसको रखा माना जाता है मानव भूगोल में, मानवीय कार्यों को, यानी कि मानवीय या मानवीय कार्यों को या मानव के क्रियाकलापों को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसलिए मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव पर आधारित है। ठीक है, मानव जो अपने क्रियाकलाप जो भी करेगा, अपने सांस्कृतिक भूदृश्य में जो भी दिखाई देंगे, वो किस प्रकार की प्रकृति होगी, मानव भूगोल की। और जो भूगोल का केंद्र बिंदु जो स्थान है वो किसको इंगित करता है, भूगोल की प्रकृति को। और मानव भूगोल में मानव को अपने केंद्र में लेते हुए किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भूगोल का विकास हो रहा था उस समय क्या है, सारे सारे भौतिक वातावरण का अध्ययन कर रहे थे। कोई नदियों का अध्ययन कर रहा था भौतिक भूगोल में, और कोई पहाड़ों का पर्वतों का अध्ययन कर रहे थे, कोई मैदानों का अध्ययन कर रहे थे, कोई समुद्र का अध्ययन कर रहे थे, कोई क्लाइमेट का अध्ययन कर रहे थे। यानी कि इन चीज़ों सबका अध्ययन हो रहा था। लेकिन जब 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के पास आते आते लोगों ने ये जो एक भूगोलवेताओं का एक समूह है, इस बात से थोड़ा शंकित हुआ कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, इस पृथ्वी का, इस पूरे पृथ्वी लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अलग अलग हम जो प्रकृति है उसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमने मानव को कहाँ अध्ययन में शामिल किया, मानव को शामिल किया नहीं है। इसलिए उन पर नॉन अप्लाइड सब्जेक्ट का जो आरोप लगा, इसलिए उन्होंने एक जो भूगोलवेताओं का समूह था जो मानव को शामिल करते हुए भूगोल का अध्ययन करने लगे। तो उसकी शुरुआत जर्मन से रेडजेल ने की थी, हमबोल्ट ने की थी, रिटर ने की थी। इसलिए उन्होंने इस जो अध्ययन का केंद्र बिंदु किसको लिया था, मानव को लिया था। अब अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव होगा, मानव को इसमें शामिल करते हुए नदियों का अध्ययन करेंगे, मानव को शामिल करते हुए आप प्रकृति के पर्वतों पहाड़ों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाएगा, और इन संबंधों को ही क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। इसलिए मानव भूगोल की प्रकृति में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मानव है। कौन है, मानव है। इसी क्लास में आज हम इतना ही लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जो ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों या स्टूडेंट वर्ग तक पहुँचे और उसका उनको ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल सके। धन्यवाद।